मासिक शिवरात्रि की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, हमारे सनातन धर्म में हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि का एक विशेष स्थान है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का वो पवित्र समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है। क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में हम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो पाप बनकर हमारे भाग्य को रोक देते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और क्लेश क्यों नहीं जाते? इसका कारण है हमारे पूर्व के कर्म, जो पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो केवल एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव महापुराण में एक ऐसी दिव्य कथा का वर्णन है जो इतनी शक्तिशाली है कि उसे सुनने मात्र से, जी हां, केवल सच्चे मन से सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में पड़ते ही रुई जलकर राख हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको मासिक शिवरात्रि की वही दुर्लभ और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह वो कथा है जिसे देवताओं ने भी अपने संकट के समय सुना था और महादेव की कृपा प्राप्त की थी। आज जो कथा आप सुनने वाले हैं, यह आपके घर के वास्तु दोष, ग्रहों की पीड़ा और मन की अशांति को दूर करने की शक्ति रखती है। महादेव के भक्त जानते हैं कि उनकी कथा में वो रस है जो अमृत से भी बढ़कर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जीवन के केवल कुछ मिनट निकालकर इस कथा को अधूरा मत छोड़िएगा। इस कथा का एक एक शब्द आपके जीवन में नई रोशनी ला सकता है। अपने मोबाइल को एक तरफ रखकर, आंखें बंद करके या एकांत में बैठकर इस कथा को सुनिए, मानो आप स्वयं कैलाश पर्वत पर बैठकर महादेव की वंदना कर रहे हों। तो चलिए अपने मन को शिव के चरणों में लगाते हैं। अपने समस्त दुखों का भार भोलेनाथ को सौंप दीजिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा का आनंद लीजिए। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। सुबह का समय था। शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी सेठ गिरधारी लाल के बड़े से आंगन में हल्की धूप खिलाई थी। घर के मंदिर से पूजा की घंटी और धूप की हल्की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। गिरधारी लाल जी, जो अब 70 के पार थे, सफेद धोती कुर्ता पहने अपने खास आरामदेह कुर्सी पर बैठे थे और हाथ में अखबार पकड़े थे, लेकिन उनका ध्यान अखबार पर कम और घर की हलचल पर ज्यादा था। उनकी बड़ी बहू शारदा पूजा की थाली लेकर मंदिर से निकली। उसने अपने ससुर के पैर छुए। गिरधारी लाल जी ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो बहू, आज नाश्ते में क्या बनवाया है? शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आज आपकी पसंद के आलू पूरी और हलवा बनवाया है। बस सब डाइनिंग टेबल पर आ ही रहे हैं। गिरधारी लाल जी का एक ही बेटा था, मोहन, जो उनके व्यापार में हाथ बटाता था। मोहन की पत्नी शारदा एक बहुत ही संस्कारी और शांत स्वभाव की महिला थी। वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा आकाश और बेटी रिया, जो शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ते थे। तभी मोहन भी तैयार होकर नीचे आया। उसने पिता के पैर छुए और पास ही पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। बाबूजी, आज बाजार में एक नई दुकान का मुहूर्त है, मुझे वहां जाना होगा, आप चलेंगे? गिरधारी लाल जी ने अखबार तह करके रखते हुए कहा, हां, क्यों नहीं, हम ही तो शहर के सबसे पुराने व्यापारी हैं, हमारा जाना तो बनता है। कुछ ही देर में आकाश और रिया भी आ गए। पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर इकट्ठा हो गया। शारदा सबको गर्मागर्म पूरियां परोस रही थी। माहौल शांत था, पर इस शांति में एक अजीब सी खामोशी भी थी। सब लोग चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। तभी रिया ने कहा, दादू,
मुझे कॉलेज की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रिप पर जयपुर जाना है। सब दोस्त जा रहे हैं। इससे पहले कि गिरधारी लाल जी कुछ कहते, मोहन ने थोड़ी सख्ती से कहा, रिया, तुम्हें पता है ना, हमारे घर की लड़कियां ऐसे अकेले बाहर नहीं जाती। तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो। रिया का चेहरा उतर गया। उसने अपनी मां शारदा की तरफ देखा, लेकिन शारदा ने नजरें झुका ली। गिरधारी लाल जी ने हलवे का एक चम्मच मुंह में रखते हुए कहा, मोहन ठीक कह रहा है। बाहर की दुनिया बहुत खराब है। हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। घर की इज्जत का सवाल होता है। रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पिता और दादा के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप नाश्ता करने लगी। आकाश ने अपनी बहन का उतारा हुआ चेहरा देखा, पर वह भी चुप रहा। उसे पता था कि घर में बाबूजी और पापा के फैसले को कोई नहीं टाल सकता। नाश्ता लगभग खत्म ही हुआ था कि तभी घर के मुख्य दरवाजे से आवाज आई, अरे हम आ गए। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। गिरधारी लाल जी का छोटा बेटा रोहन अपनी पत्नी अंजलि के साथ हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहन और अंजलि शादी के बाद कुछ दिन घूमने के लिए बाहर गए थे और आज ही उन्हें लौटना था। अंजलि इस घर की छोटी बहू दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही सुलझी हुई और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। वह एक पढ़े लिखे संस्कारी परिवार से थी और खुद भी एक इंटीरियर डिजाइनर थी। उसकी शादी रोहन से परिवार की सहमति से ही हुई थी, लेकिन वह इस घर में पहली बार बहू बनकर रहने आई थी। अरे रोहन, अंजलि, तुम लोग आज आने वाले थे, बताया नहीं? शारदा अपनी जगह से उठती हुई खुशी से बोली। सरप्राइज भाभी। रोहन ने हंसते हुए सूटकेस नीचे रखा और सीधा जाकर अपने बाबूजी के पैर छुए। कैसे हैं बाबूजी? जीते रहो, जीते रहो। गिरधारी लाल जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह अपने छोटे बेटे को बहुत मानते थे। अंजलि ने भी आगे बढ़कर पहले गिरधारी लाल जी, फिर मोहन और शारदा के पैर छुए। शारदा ने उसे गले लगाते हुए कहा, कैसी रही तुम दोनों की यात्रा? थक गई होगी, आओ बैठो। रिया, जो अब तक चुप थी, अपनी नई चाची को देखकर खुश हो गई। वह दौड़कर अंजलि के पास गई। नमस्ते चाची, वेलकम बैक। अंजलि ने रिया को प्यार से गले लगाते हुए कहा, थैंक यू रिया, तुम कैसी हो? और आकाश कहां है? आकाश ने भी मुस्कुराकर अभिवादन किया। मैं यहीं हूं चाची, वेलकम। रोहन ने अपने बड़े भाई मोहन को गले लगाया। क्या भैया, आप तो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लगता है मेरे आते ही काम पर लगा देंगे। मोहन थोड़ा गंभीर ही रहा, पर मुस्कुराया। काम तो करना ही पड़ेगा। मौज मस्ती के दिन खत्म, रोहन। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाथ मुंह धो लो, नाश्ता कर लो। शारदा तुरंत रसोई की तरफ बढ़ी। मैं अभी तुम दोनों के लिए गर्मागर्म नाश्ता लाती हूं। अंजलि ने कहा, अरे भाभी, आप परेशान मत होइए, हम बस फ्रेश होकर आते हैं। कुछ ही देर में रोहन और अंजलि भी डाइनिंग टेबल पर आ गए। शारदा ने उनके लिए प्लेटें लगाईं। अंजलि ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, बाबूजी, आपका घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने सोचा है मैं आंगन का नक्शा थोड़ा बदलूंगी। यहां एक छोटा सा झूला और कुछ नए मौसमी पौधे लगाएंगे। शाम को सब साथ बैठकर चाय पिएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। गिरधारी लाल जी ने अंजलि को देखा। बहू, इस घर में सब ऐसे ही रहता आया है, हमें बदलाव पसंद नहीं। अंजलि थोड़ी झिझकी पर मुस्कुराई। जी बाबूजी, पर थोड़ा सा बदलाव तो घर में ताजगी लाता है। आप बस देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रोहन ने बात बदलते हुए पूछा, और बताओ, घर में सब कैसा चल रहा है? रिया, तुम बड़ी चुप चुप लग रही हो। कॉलेज में सब ठीक है? रिया ने धीरे से कहा, हाँ चाचा, सब ठीक है। बस क्या? अंजलि ने पूछा। रिया ने हिम्मत करके कहा, चाची, मुझे कॉलेज से जयपुर ट्रिप पर जाना था, पर दादू और पापा ने मना कर दिया। अंजलि ने हैरानी से मोहन और गिरधारी लाल जी की तरफ देखा। मना कर दिया? पर क्यों? ये तो एजुकेशनल ट्रिप है ना, बच्चों को बाहर की दुनिया भी तो देखनी चाहिए। मोहन ने कहा, अंजलि, तुम अभी इस घर के तौर तरीकों को नहीं समझती हो। हमारे यहां लड़कियां अकेले सफर नहीं करती। अंजलि ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, पर भैया, यह अकेले कहां जा रही है? पूरा कॉलेज साथ जा रहा है, प्रोफेसर्स भी होंगे। यह उसके करियर के लिए अच्छा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम अभी भी। अंजलि, गिरधारी लाल जी की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। हमने कह दिया ना कि वह नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। इस घर के फैसले हम लेते हैं।
और बहू बेटियों को हर बात में दखल देना शोभा नहीं देता। अंजलि को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने उसे आंख से ही चुप रहने का इशारा किया। रोहन अपने पिता के गुस्से को जानता था। अंजलि चुप हो गई। उसने देखा कि रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। शारदा भी सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे यह सब रोज की बात हो। नाश्ते की मेज पर एक बार फिर वही भारी खामोशी छा गई, जो रोहन और अंजलि के आने से कुछ पल के लिए टूट गई थी। अंजलि को एहसास हो गया था कि यह घर बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही घुटन भरा है, खासकर औरतों के लिए। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह रिया के लिए कुछ जरूर करेगी, लेकिन सही तरीके और सही समय पर। नाश्ते की मेज पर एक बार फिर वही भारी खामोशी छा गई, जो रोहन और अंजलि के आने से कुछ पल के लिए टूट गई थी। अंजलि को एहसास हो गया था कि यह घर बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही घुटन भरा है, खासकर औरतों के लिए। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह रिया के लिए कुछ जरूर करेगी, लेकिन सही तरीके और सही समय पर। नाश्ते के बाद गिरधारी लाल जी और मोहन बाजार जाने के लिए निकल गए। आकाश भी अपने कॉलेज के किसी काम से बाहर चला गया। रोहन अपने कमरे में कुछ फोन कॉल्स में व्यस्त हो गया। अब घर में सिर्फ तीनों औरतें थीं, शारदा, अंजलि और रिया। रिया उदास होकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि ने शारदा की मदद करने के लिए रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। शारदा, जो अब तक चुप थी, रसोई में बर्तन समेट रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह इस सब की आदी हो चुकी हो। भाभी, लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूं, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। शारदा ने सिर उठाकर कहा, अरे नहीं अंजलि, तुम अभी सफर से आई हो। तुम जाकर आराम करो, मैं सब कर लूंगी। ये मेरा रोज का काम है। अंजलि ने एक प्लेट उठाते हुए कहा, भाभी, काम तो मैं करती ही रहूंगी, लेकिन क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। शारदा थोड़ा झिझकी, फिर धीरे से बोली, हाँ, बोलो ना। भाभी, यह रिया की ट्रिप वाली बात, क्या यहां हमेशा ऐसा ही होता है? रिया इतनी होशियार लड़की है, उसे बाहर जाने से रोकना। अंजलि ने बात अधूरी छोड़ दी। शारदा ने एक ठंडी सांस भरी। वह रसोई की खिड़की से बाहर आंगन में देखने लगी। अंजलि, तुम अभी नई हो इस घर में, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। बाबूजी बहुत पुराने ख्यालों के हैं, उन्हें जो सही लगता है वही इस घर का कानून है। और मोहन जी, वह कभी अपने बाबूजी की बात नहीं टालते। पर भाभी, जो गलत है उसे गलत कहना तो चाहिए ना, अंजलि ने कहा। हम पढ़े लिखे होकर भी अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? रिया का चेहरा देखा था आपने? कितनी उम्मीद थी उसकी आंखों में। शारदा की आंखें भर आईं, जिसे उसने जल्दी से पोंछ लिया। कहना आसान है अंजलि, मैंने भी शुरू शुरू में बहुत कोशिश की थी। आकाश के स्कूल के समय, रिया के डांस सीखने के समय, हर बार मुझे चुप करा दिया गया। मुझे कहा गया कि औरतों का काम घर संभालना और बच्चों को संस्कार देना है, उन्हें बिगाड़ना नहीं। अब मैंने भी मान लिया है कि इस घर में शांति तभी रहेगी जब मैं चुप रहूंगी। अंजलि को शारदा की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। एक औरत जो इतनी काबिल थी, उसने घर की शांति के लिए अपनी आवाज ही कुर्बान कर दी थी। भाभी, पर यह शांति नहीं, यह तो सन्नाटा है, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। और मैं अपनी भतीजी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। शारदा ने घबराकर अंजलि का हाथ पकड़ लिया। नहीं अंजलि, तुम ऐसा कुछ मत करना। बाबूजी का गुस्सा बहुत बुरा है, रोहन को भी परेशानी होगी। तुम अभी नई हो, सबके दिल में अपनी जगह बनाओ, इन सब पचड़ों में मत पड़ो। अंजलि ने शारदा के हाथ पर अपना हाथ रखा। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबूजी से कोई बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, और मुझे इसमें आपकी मदद भी चाहिए होगी। शारदा ने हैरानी से अंजलि को देखा। आज तक इस घर में किसी ने, खासकर किसी औरत ने, दोबारा इस तरह हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की थी। उसी शाम अंजलि रिया के कमरे में गई। रिया अपनी किताबें खोले बैठी थी, पर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। अंजलि ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। क्या हुआ रिया, अभी तक मुंह लटका हुआ है? रिया ने कहा। कुछ नहीं चाची, मुझे आदत है, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। अंजलि उसके पास बैठ गई। रिया, तुम सच में उस ट्रिप पर जाना चाहती हो? क्या यह तुम्हारे लिए जरूरी है? रिया की आंखों में चमक आ गई। हाँ चाची, बहुत जरूरी है। वहां जयपुर में आर्किटेक्चर के पुराने नमूने दिखाने ले जा रहे हैं। मैं बड़ी होकर आपकी तरह ही डिजाइनर बनना चाहती हूं।
ये ट्रिप मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पापा और दादू कभी नहीं मानेंगे। अंजलि मुस्कुराई। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, पर एक वादा करो, तुम कभी उनका दिल नहीं दुखाओगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करोगी। रिया ने उम्मीद से पूछा। सच चाची, क्या आप पापा और दादू से बात करेंगी? मैं बात करूंगी, अंजलि ने कहा, लेकिन अपने तरीके से। अब तुम जाकर पहले अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल अच्छे से तैयार करो कि तुम वहां क्यों जाना चाहती हो, क्या सीखोगी और तुम्हारी सेफ्टी का क्या प्लान है। बाकी मुझ पर छोड़ दो। रिया को पहली बार लगा कि इस घर में कोई है जो उसकी बात सुन रहा है और समझ रहा है। उस रात अपने कमरे में अंजलि ने रोहन को सारी बात समझाई। रोहन, मैंने भाभी से बात की और रिया से भी। वो लड़की सच में बहुत होशियार है और अपने भविष्य के लिए गंभीर है। यह ट्रिप उसके लिए बहुत जरूरी है। रोहन, जो अपने पिता के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, थोड़ा चिंतित हुआ। अंजलि, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर बाबूजी, वे अपनी बात के पक्के हैं। उन्होंने एक बार मना कर दिया तो मतलब मना कर दिया। तुम इस सब में पड़ोगी तो बाबूजी तुमसे भी नाराज हो जाएंगे। अंजलि ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा। नाराज शायद हों, लेकिन अगर हम सही तरीके से अपनी बात रखेंगे तो शायद वे समझ जाएं। मैं उनसे बहस नहीं करूंगी। मैं बस उन्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूं कि रिया कुछ गलत नहीं कर रही है। वह उनके परिवार का ही नाम रोशन करेगी। क्या आप इसमें मेरा साथ नहीं देंगे? रोहन ने अपनी पत्नी की आंखों में दृढ़ता और समझदारी देखी। वह मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर जो भी करना बहुत सोच समझकर करना। मैं नहीं चाहता कि घर की शांति भंग हो। अगले दिन अंजलि ने रिया के साथ बैठकर उसके पूरे ट्रिप का एक डिटेल्ड प्लान बनवाया। उसमें कहां-कहां जाना है, कौन से प्रोफेसर साथ जा रहे हैं, किस होटल में रुकना है और वहां का पूरा सेफ्टी अरेंजमेंट क्या है, यह सब कुछ साफ-साफ लिखा गया। अंजलि ने रिया से कहा कि वह अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी लिखे कि यह ट्रिप उसकी पढ़ाई में कैसे मदद करेगी। शाम का वक्त था। मोहन और रोहन दुकान से लौट आए थे। गिरधारी लाल जी आंगन में बैठे दिन भर के व्यापार का हिसाब देख रहे थे। शारदा सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। अंजलि को लगा कि यह सही समय है। वह रिया के बनाए हुए पेपर्स लेकर हिम्मत करके गिरधारी लाल जी के पास गई। बाबूजी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूं? अंजलि की आवाज बहुत शांत और सधी हुई थी। गिरधारी लाल जी ने हिसाब के बही खाते से नजरें उठाकर अंजलि को देखा। हम, कहो। अंजलि नीचे एक छोटी स्टूल पर उनके पास बैठ गई। बाबूजी, आप इतने बड़े व्यापारी हैं। आप दुनियादारी को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप जानते हैं कि आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई कितनी बदल गई है। मोहन, जो पास ही बैठा था, उसे यह दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। अंजलि, बाबूजी थक कर आए हैं। ये सब बातें बाद में। नहीं, गिरधारी लाल जी ने मोहन को हाथ से रोक दिया। कहने दो इसे। हां, तो तुम क्या कह रही थी? अंजलि ने कहा। बाबूजी, मैं रिया की ट्रिप के बारे में ही बात कर रही थी। मैं जानती हूं आप उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जो बिल्कुल सही भी है। इसीलिए मैंने रिया से उसकी ट्रिप की पूरी जानकारी लाने को कहा। अंजलि ने वे सारे पेपर्स गिरधारी लाल जी के सामने रख दिए। बाबूजी, यह कोई घूमने फिरने की ट्रिप नहीं है। यह उसके कॉलेज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वह जयपुर की पुरानी इमारतों की कलाकारी देखने जा रही है, जो उसकी डिजाइनिंग की पढ़ाई में मदद करेगी। ये देखिए, इसमें उन प्रोफेसर्स के नाम और नंबर भी हैं जो साथ जा रहे हैं। गिरधारी लाल जी ने चुपचाप वे पेपर्स उठाए और उन्हें गौर से देखने लगे। वे रिया की हैंडराइटिंग में लिखे एक एक शब्द को पढ़ रहे थे। अंजलि ने धीरे से अपनी बात जारी रखी। बाबूजी, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे काबिल बने, अपने पैरों पर खड़े हों। अगर हम उन्हें सही मौके पर बाहर निकलकर दुनिया देखने और सीखने से रोकेंगे तो वे इस रेस में पीछे रह जाएंगे। रिया आपकी पोती है। वह घर के संस्कारों को कभी नहीं भूलेगी, इसका मुझे विश्वास है। पर उसे आगे बढ़ने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। कमरे में खामोशी छा गई। शारदा भी रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। मोहन और रोहन चुपचाप अपने पिता के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गिरधारी लाल जी ने सारे पेपर्स पढ़े, फिर उन्हें तह करके अपने पास रख लिया। उन्होंने अंजलि की तरफ नहीं देखा। उन्होंने बस इतना कहा, हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है। मोहन, कल सुबह मुनीम जी को जल्दी बुलाना। यह कहकर वे उठे और अपने कमरे की तरफ चल दिए। उन्होंने न तो हां कहा न ही न।
अंजलि वहीं बैठी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बात का कोई असर हुआ भी या नहीं। रिया, जो छिपकर सब देख रही थी, दौड़ती हुई आई। क्या हुआ चाची? दादू ने कुछ कहा? अंजलि ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं, पर उन्होंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट अपने पास रख ली है। अब जो भी फैसला होगा कल ही पता चलेगा। वह रात घर के 3 लोगों के लिए बहुत बेचैनी भरी थी। रिया को उम्मीद और डर के बीच नींद नहीं आ रही थी। अंजलि को लग रहा था कि कहीं उसने घर के बड़ों के मामले में दखल देकर गलती तो नहीं कर दी। और शारदा, वह बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि घर की शांति बनी रहे और बाबूजी का गुस्सा अंजलि पर न उतरे। अगली सुबह रोज की तरह ही शुरू हुई। शारदा और अंजलि मिलकर रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थीं। शारदा ने आज भी अंजलि से कुछ नहीं पूछा। वह शायद उस बारे में बात करने से भी डर रही थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आए। गिरधारी लाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे और अखबार देखने लगे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। रिया सहमी हुई सी बैठी थी और बार बार अपने दादू की तरफ देख रही थी। शारदा ने सबको नाश्ता परोसा। गिरधारी लाल जी ने चुपचाप नाश्ता किया, फिर अपनी चाय का कप उठाया। चाय का एक घूंट पीने के बाद उन्होंने अखबार नीचे रखा। सबकी सांसें जैसे रुक सी गईं। गिरधारी लाल जी ने अपने बड़े बेटे मोहन की तरफ देखा। उनकी आवाज शांत पर बहुत ठहरी हुई थी। मोहन। जी बाबूजी, मोहन ने तुरंत जवाब दिया। रिया के कॉलेज की फीस के साथ, गिरधारी लाल जी ने कहा। उसकी जयपुर ट्रिप के जो भी पैसे हैं वो भी आज ही भिजवा देना। एक पल के लिए टेबल पर सन्नाटा छा गया। मोहन ने हैरानी से अपने पिता को देखा। जी, पर बाबूजी, आपने तो मतलब, गिरधारी लाल जी ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने कल रात वो सारे कागज पढ़े जो अंजलि ने दिए थे। उन्होंने एक पल के लिए अंजलि की तरफ देखा, जो सिर झुकाए बैठी थी। जमाना बदल रहा है, उन्होंने कहा, तो पढ़ाई का तरीका भी बदलेगा। हमें वक्त के साथ चलना होगा। रिया की आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। गिरधारी लाल जी ने अब सीधा रिया की तरफ देखा। उनकी आवाज अब थोड़ी सख्त हुई। लेकिन एक बात याद रखना, संस्कार नहीं बदलने चाहिए। हम तुम्हें बाहर भेज रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारी इज्जत का ध्यान रखना भूल जाओ। जाओ, सीखो, पर हमारे परिवार का नाम हमेशा ऊंचा रखना। रिया अपनी कुर्सी से उठी और लगभग दौड़ते हुए अपने दादाजी के पास गई। उसने उनके पैर छू लिए। थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं। गिरधारी लाल जी ने बस उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, ठीक है, अब नाश्ता खत्म करो। अंजलि ने राहत की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ देखा। रोहन ने भी गर्व से मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखा। पर सबसे बड़ी राहत शारदा के चेहरे पर थी। उसने अंजलि की तरफ देखा और उसकी आंखों में सालों बाद एक असली, दिल से निकली मुस्कान थी। अंजलि समझ गई थी कि यह सिर्फ रिया की ट्रिप की इजाजत नहीं थी, यह इस घर में एक बड़े बदलाव की छोटी सी शुरुआत थी। 2 दिन बाद रिया को जयपुर के लिए निकलना था। पूरा परिवार उसे विदा करने के लिए आंगन में इकट्ठा हुआ था। मोहन ने खुद जाकर रिया को स्टेशन छोड़ने का फैसला किया था। शारदा ने अपनी बेटी के लिए रास्ते में खाने को ढेरों चीजें पैक कर दी थीं। अपना ध्यान रखना बेटा, शारदा ने रिया का माथा चूमते हुए कहा, और पहुंचते ही फोन करना। हाँ मां, आप चिंता मत करो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अंजलि को गले लगाया। थैंक यू सो मच चाची, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अंजलि ने उसकी पीठ थपथपाई। मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे दादू के बड़प्पन का नतीजा है। अब जाओ और खूब सीख कर आना। रिया आखिर में गिरधारी लाल जी के पास गई और उनके पैर छुए। जा रही हूं दादू। गिरधारी लाल जी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रिया के हाथ में रखते हुए कहा, ये रख लो, बाहर जा रही हो, जरूरत पड़ सकती है। और सुनो, किसी अजनबी से ज्यादा बात मत करना। यह पहली बार था कि गिरधारी लाल जी ने अपनी पोती को पढ़ाई के लिए बाहर जाते वक्त इस तरह से पैसे दिए थे। रिया एक की आंखें फिर से भर आईं। जी दादू। मोहन और रिया के जाने के बाद घर में एक अलग सी शांति पसर गई। लेकिन यह शांति पहले वाली घुटन भरी नहीं थी। इसमें एक सुकून था। दोपहर में जब घर के बाकी लोग आराम कर रहे थे, अंजलि और शारदा रसोई में काम कर रही थीं। रिया के जाने के बाद शारदा का मन थोड़ा हल्का था और वह अपनी देवरानी से खुलकर बात कर रही थी। अंजलि,
मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, शारदा ने सब्जियां काटते हुए कहा। मैं तो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती बाबूजी के सामने। रिया को इतना खुश मैंने सालों बाद देखा है। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, ये घर हम सबका है और रिया सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। बस मुझे लगता है कि बाबूजी बुरे इंसान नहीं है, वह बस अपने बनाए नियमों में बंध गए हैं। अगर उन्हें प्यार से और तर्क के साथ बात समझाई जाए तो वह मान जाते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, शारदा ने सहमति में सिर हिलाया। अंजलि को अपना वह पुराना आइडिया याद आया। भाभी, मैं कुछ सोच रही थी, ये जो हमारा आंगन है ये इतना बड़ा है पर कितना सूना सूना लगता है। बाबूजी शाम को यहीं बैठते हैं, हम सब भी होते हैं, पर शारदा ने कहा, हाँ वह तो है। पहले जब तुम्हारी सास थी तब यहां गेंदे और चमेली की बेलें लगी थीं। शाम को इतनी अच्छी खुशबू आती थी, पर उनके जाने के बाद सब कुछ जैसे खत्म ही हो गया। बाबूजी को फिर इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं रही और मुझे कभी मौका नहीं मिला। अंजलि की आंखें चमक उठीं। तो फिर हम दोबारा क्यों नहीं शुरू करते? मैं यह नहीं कह रही कि हम सब कुछ बदल देंगे, पर हम इसे थोड़ा साफ करके कुछ नए गमले तो रख ही सकते हैं ना। शाम को जब बाबूजी यहां बैठेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शारदा के चेहरे पर एक झिझक आई। पर बाबूजी, उन्हें बदलाव पसंद नहीं? हम बदलाव नहीं कर रहे भाभी, अंजलि ने प्यार से समझाया। हम तो बस पुरानी चीजों को ही संवार रहे हैं, आप बस मेरा साथ दीजिए। उस दिन शाम को दोनों देवरानी जेठानी आंगन में काम पर लग गईं। उन्होंने पुराने सूखे हुए गमलों को हटाया, पूरे आंगन में झाड़ू लगाकर उसे पानी से धोया। शारदा अपने स्टोर रूम से कुछ पुराने पीतल के गमले निकाल लाई जो बरसों से बंद पड़े थे। अंजलि ने उन्हें मांझकर चमका दिया। रोहन घर आया तो देखा कि आंगन कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अरे वाह, आज तो आंगन चमक रहा है, लगता है छोटी बहू ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शारदा और अंजलि दोनों हंस पड़ी। जब गिरधारी लाल जी दुकान से लौटे तो वह भी एक पल के लिए रुके। आंगन धोया हुआ था और पुराने पीतल के गमले जो उनकी पत्नी को बहुत पसंद थे, साफ होकर एक कतार में रखे थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपनी आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और शारदा से पानी मांगा। अंजलि और शारदा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। यह एक और छोटी सी जीत थी। बाबूजी ने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब था कि उन्हें यह बुरा नहीं लगा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। आंगन की सफाई अब रोज होने लगी थी। अंजलि ने रोहन की मदद से आंगन के एक कोने में बेकार पड़ा एक पुराना लकड़ी का बेंच भी ठीक करवा लिया और उसे साफ करके बैठने लायक बना दिया। शाम को जब गिरधारी लाल जी दुकान से लौटते तो उन्हें आंगन में साफ सफाई और वो चमचमाते पीतल के गमले देखकर एक अनकहा सुकून मिलता। वे गमले उन्हें उनकी पत्नी की याद दिलाते थे। रिया रोज रात को फोन करती, वह अपनी ट्रिप के बारे में खूब बताती। वह कितनी नई नई चीजें सीख रही थी, यह सब वह उत्साह से अपनी मां को बताती। शारदा भी अब अपनी बेटी से खुलकर बात करती थी। एक शाम जब अंजलि और शारदा रसोई में काम खत्म करने के बाद आंगन में बैठी थी, अंजलि ने फिर से बात छेड़ दी। भाभी, यह गमले तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर खाली बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अंजलि ने कहा। आप बता रही थी ना कि मां जी को चमेली और गेंदे के पौधे बहुत पसंद थे। शारदा ने एक ठंडी सांस ली। हां, बहुत। यह पूरा आंगन महकता रहता था, पर उनके जाने के बाद तो हम फिर से ले आते हैं, अंजलि ने तुरंत कहा। बाबूजी को भी अच्छा लगेगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। शारदा थोड़ा झिझकी। पता नहीं अंजलि, सफाई तक तो ठीक था, पर नई चीजें लाना, कहीं बाबूजी गुस्सा न करें। हम उनसे पूछकर लाएंगे भाभी, अंजलि ने समझाया। मैं आज शाम को बाबूजी से खुद बात करूंगी, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। उसी शाम जब गिरधारी लाल जी, मोहन और रोहन आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे, अंजलि और शारदा भी वहीं आ गईं। अंजलि ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। गिरधारी लाल जी ने चाय का कप नीचे रखते हुए पूछा। कहो। बाबूजी, ये जो मां जी के गमले हैं ये खाली पड़े हैं। भाभी बता रही थीं कि मां जी को चमेली और गेंदे के फूल बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो क्या हम कल बाजार से कुछ पौधे ले आएं? यह गमले भी भर जाएंगे और आंगन भी महक उठेगा, अंजलि ने बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा। गिरधारी लाल जी ने एक पल के लिए उन खाली गमलों को घूरा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया,
पर उनकी आंखें जैसे कुछ याद कर रही थीं। मोहन कुछ कहने वाला था, पर गिरधारी लाल जी ने पहले ही बोल दिया। हम पौधे लाओगी तो अच्छी खाद मिट्टी भी लाना, उन्होंने कहा। मोहन, कल बहू को घर के खर्च वाले पैसों में से कुछ पैसे और दे देना, अच्छे पौधे लेकर आए। शारदा और अंजलि ने हैरानी भरी खुशी से एक दूसरे को देखा। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। रोहन ने अपनी पत्नी को देखकर गर्व से आंख मारी। गिरधारी लाल जी ने फिर कहा, और सुनो, वह जो आंगन के कोने में बेंच रखवाया है वह ठीक है, शाम को बैठने के काम आता है। यह पहली बार था कि उन्होंने अंजलि के किसी काम की सीधे सीधे तारीफ की थी। तभी घर का फोन बजा। शारदा फोन उठाने अंदर गई और वापस आकर बोली, रिया का फोन है। उसने फोन अंजलि को थमा दिया। कैसी हो रिया, सब ठीक है? अंजलि ने पूछा। दूसरी तरफ से रिया की चहकती हुई आवाज आई, हाँ चाची, मैं एकदम ठीक हूं। आज हम हवा महल गए थे। इतनी सुंदर जाली का काम है, मैंने सब कुछ ड्रा कर लिया है। क्या दादू वहीं है? हाँ हैं, अंजलि ने कहा और फोन गिरधारी लाल जी की तरफ बढ़ा दिया। बाबूजी, रिया आपसे बात करना चाहती है। गिरधारी लाल जी थोड़ा चौंके। आज तक रिया ने कभी इस तरह अकेले में उनसे बात नहीं की थी। उन्होंने झिझकते हुए फोन कान से लगाया। हाँ बोलो। नमस्ते दादू। रिया की आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। दादू, आज मैंने जो डिजाइन देखे हैं ना, वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारी पुरानी हवेली में थे। मैं जब वापस आऊंगी ना तो आपको सब ड्रा करके दिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गिरधारी लाल जी खामोशी से अपनी पोती की बातें सुन रहे थे। वह बस हम्मा ठीक है, ध्यान रखना अपना, ही कहते रहे। फोन रखने के बाद वह कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर उनके होंठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आई, जिसे सिर्फ अंजलि ने ही देखा। गिरधारी लाल जी को अपनी पोती की आवाज में एक नया आत्मविश्वास महसूस हुआ था और यह देखकर उन्हें शायद अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था। यह स्वीकृति थी। शारदा और अंजलि की आंखें खुशी से चमक उठी। गिरधारी लाल जी ने सिर्फ पौधों को पानी देने को नहीं कहा था, उन्होंने उन यादों को फिर से सींचने की इजाजत दे दी थी जिन्हें वह खुद भी खोना नहीं चाहते थे। अगले दिन जब गिरधारी लाल जी पूजा करके मंदिर से बाहर आए तो उनकी नजरें सबसे पहले उन खिले हुए गेंदे के फूलों पर पड़ी। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो किसी ने नहीं देखी। दोपहर में अंजलि और शारदा ने मिलकर आंगन में लगे पौधों को पानी दिया। शारदा, जो पहले घर के कामों में चुपचाप लगी रहती थी, अब अंजलि के साथ मिलकर इन सब कामों में रुचि लेने लगी थी। भाभी, अब बस एक चीज की कमी है, अंजलि ने चमेली की बेल को सहलाते हुए कहा। किस चीज की? शारदा ने पूछा। एक झूले की, अंजलि ने आंगन के उस कोने की तरफ इशारा किया जो अभी भी खाली था। माँ जी को झूला पसंद नहीं था क्या? शाम को यहां बैठकर चाय पीते हुए झूलना कितना अच्छा लगेगा। शारदा मुस्कुराई। पसंद क्यों नहीं था? इस घर में जब मैं नई बहू बनकर आई थी तब यहां एक बड़ा सा लकड़ी का झूला हुआ करता था। तुम्हारी सास और मैं, हम दोनों शाम को उस पर बैठकर खूब बातें किया करते थे, पर उनके जाने के बाद वह भी टूट फूट गया और कबाड़ में पड़ा है। कबाड़ में? अंजलि की आंखें चमक उठीं। कहां भाभी, क्या हम उसे ठीक नहीं करवा सकते? शारदा उसे स्टोर रूम के पीछे वाले हिस्से में ले गई। वहां धूल और जालों के बीच एक पुराना नक्काशीदार लकड़ी का झूला औंधा पड़ा था। उसकी कुछ लकड़ियां टूट गई थीं और रस्सी गल चुकी थी। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है, अंजलि ने झूले की नक्काशी पर हाथ फेरते हुए कहा। भाभी, इसे तो हम आसानी से ठीक करवा सकते हैं, बस थोड़ी मरम्मत और नए रस्सों की जरूरत है। पर बाबूजी, शारदा फिर से झिझकी। पौधों तक तो ठीक था, पर यह झूला, वह कहेंगे कि घर को बाजार बना दिया। हम उनसे पूछेंगे, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। लेकिन इस बार मैं और आप नहीं, बल्कि रोहन और आकाश उनसे बात करेंगे। बेटों और पोतों की बात वह शायद ज्यादा ध्यान से सुने। अंजलि ने यह बात पहले रोहन को समझाई। रोहन तो अपनी पत्नी के हर काम में साथ देने को तैयार था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अंजलि, यह झूला तो मुझे भी याद है। बचपन में मैं और भैया इस पर बहुत खेले हैं, बाबूजी को भी अच्छा लगेगा। फिर अंजलि ने आकाश से बात की। आकाश, तुम भी अपने दादाजी से कहना कि आपका पोता चाहता है कि आंगन में एक झूला हो। आकाश,
जो अपनी चाची की हिम्मत देखकर पहले ही उनसे बहुत प्रभावित था, तुरंत मान गया। जी चाची, मैं जरूर कहूंगा। रात को खाने के बाद जब सब आंगन में ही टहल रहे थे, रोहन ने बात छेड़ दी। बाबूजी, उसने कहा, आज मैं और अंजलि कबाड़ वाले कमरे में गए थे। वहां मां का पुराना झूला पड़ा देखा। गिरधारी लाल जी ने चौंक कर रोहन को देखा। झूले का नाम सुनते ही जैसे वह फिर से पुरानी यादों में खो गए। मोहन ने भी कहा, हां, वो झूला कितना मजबूत था। आकाश, जो अब तक चुप खड़ा था, हिम्मत करके बोला, दादू, अगर आप कहें तो क्या हम उसे ठीक करवा लें? आंगन में पौधे भी लग गए हैं, झूला भी लग जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं और रिया उस पर बैठेंगे। गिरधारी लाल जी ने अपने पोते आकाश को देखा। आज पहली बार आकाश ने घर के किसी मामले में अपनी राय रखी थी। वे कुछ देर चुप रहे, फिर मोहन की तरफ मुड़े। मोहन, शहर में कोई अच्छा बढ़ई है तुम्हारी नजर में? मोहन ने हैरानी से कहा, जी बाबूजी, है, मुस्तफा है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो कल सुबह उसे बुला लाओ। गिरधारी लाल जी ने फैसला सुनाया। और कहना झूले की मरम्मत अच्छे से करे। लकड़ी पुरानी है पर मजबूत बहुत है, बस उसे नया जैसा चमका दे। यह एक और बड़ी जीत थी। अंजलि ने देखा कि शारदा खुशी से रो पड़ी थी। घर का जो माहौल पिछले कई सालों से सख्त और नियमों में बंधा था, वह अब धीरे धीरे प्यार और आपसी समझ से पिघल रहा था। अगले ही दिन बढ़ई मुस्तफा अपने औजारों के साथ आ गया। झूले को स्टोर रूम से निकालकर आंगन में लाया गया। उसकी हालत देखकर मुस्तफा ने कहा, सेठ जी, लकड़ी तो सागौन की है, 100 साल भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस थोड़ी घिसाई, पॉलिश और नई रस्सियों की बात है। 2 दिन में नया जैसा कर दूंगा। गिरधारी लाल जी ने खुद खड़े होकर उसे हिदायतें दी। ध्यान से काम करना मुस्तफा, यह मामूली झूला नहीं है, बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं इससे। मोहन और रोहन भी अपने पिता के साथ खड़े थे। झूले को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। याद है भैया, रोहन ने कहा, हम दोनों इसी झूले पर लड़ते थे कि कौन ज्यादा ऊपर तक झुलाएगा। मोहन भी मुस्कुराया, हां, और मां हमें डांटती थी कि गिर पड़ोगे। गिरधारी लाल जी दोनों बेटों को बचपन की बातें करते देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। अंजलि और शारदा दूर खड़ी यह सब देख रही थीं। शारदा ने धीरे से कहा, आज कितने सालों बाद तुम्हारे भैया और देवर जी को इस तरह बच्चों की तरह हंसते देखा है। सब तुम्हारे आने से हुआ है अंजलि। अंजलि ने शारदा का हाथ दबा दिया। हम सब ने मिलकर किया है भाभी। 2 दिन बाद रिया की ट्रिप भी खत्म हो गई और उसे लेने मोहन खुद स्टेशन गया। जब रिया ने घर में कदम रखा तो वह आंगन को देखकर हैरान रह गई। आंगन साफ सुथरा था। गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले थे और चमेली की हल्की खुशबू हवा में थी। अरे वाह, ये सब कितना बदल गया है। स्वागत है बेटा, शारदा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। रिया ने अंजलि, रोहन और आकाश से मिलने के बाद सीधा अपने दादाजी के पैर छुए, जो झूले के पास खड़े बढ़ई के काम का मुआयना कर रहे थे। आ गई बेटा, कैसी रही ट्रिप? गिरधारी लाल जी ने पूछा। बहुत अच्छी दादू। रिया का चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। उसने अपना बैग खोला और अपनी प्रोजेक्ट फाइल निकाली। ये देखिए दादू, मैंने हवा महल की जालियों के जो डिजाइन बनाए हैं, और ये हमारी पुरानी हवेली के झरोखों जैसा ही है ना? गिरधारी लाल जी ने चश्मा लगाकर एक एक डिजाइन को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि रिया ने कितनी बारीकी से हर चीज को समझा और कागज पर उतारा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मेहनत की है, बहुत अच्छा काम है। फिर उन्होंने मोहन की तरफ देखा। मेरी पोती है, हुनर तो होगा ही। रिया के लिए यह तारीफ किसी इनाम से कम नहीं थी। तभी बढ़ई ने कहा, सेठ जी, झूला तैयार है, कहां टांगना है? गिरधारी लाल जी ने आंगन के बीचों बीच छत के मजबूत कुंडे की तरफ इशारा किया, बिल्कुल वहीं जहां यह पहले था। शाम तक नक्काशीदार, पॉलिश किया हुआ झूला अपनी जगह पर टंग चुका था। उस पर लाल रंग के मखमली गद्दे बिछाए गए। शाम की चाय आज पहली बार पूरे परिवार ने उस झूले के पास बैठकर पी। आकाश और रिया बारी बारी से झूला झूल रहे थे। घर में हंसी ठहाकों की आवाजें गूंज रही थीं, जो इस आंगन ने बरसों से नहीं सुनी थीं। धीरे धीरे यह घर का रोज का नियम बन गया। शाम को पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होता। गिरधारी लाल जी, मोहन और रोहन
झूले के पास कुर्सियों पर बैठकर दिन भर के कामकाज की बातें करते। लेकिन अब उनकी बातों में सिर्फ हिसाब किताब नहीं, बल्कि घर की छोटी बड़ी बातें भी शामिल होती। अंजलि और शारदा भी चाय लेकर वहीं बैठ जाती। शारदा, जो पहले अपने पति और ससुर के सामने मुश्किल से ही बोलती थी, अब घर के मामलों में अपनी राय देने लगी थी। बाबूजी, मैं सोच रही थी कि इस इतवार बच्चों के लिए मटर पनीर बनाऊं या रिया के कमरे में एक स्टडी टेबल की जरूरत है। और हैरानी की बात थी कि मोहन और गिरधारी लाल जी उसकी बातों को न सिर्फ सुनते बल्कि मानते भी थे। एक शाम आकाश थोड़ा झिझकता हुआ अपने दादाजी के पास आया। दादू, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो, गिरधारी लाल जी ने अखबार से नजरें हटाकर कहा। दादू, हमारे कॉलेज में एक बिजनेस क्विज कंपटीशन हो रहा है। फाइनल राउंड अगले महीने दिल्ली में होगा। क्या मैं उसमें हिस्सा ले सकता हूं? अंजलि और शारदा ने एक दूसरे को देखा। यह एक और परीक्षा की घड़ी थी। इससे पहले कि मोहन कोई पुराना नियम याद दिलाता या अंजलि कोई तर्क तैयार करती, गिरधारी लाल जी ने आकाश को घूर कर देखा। दिल्ली अकेले जाओगे? जी नहीं दादू, टीम के साथ। प्रोफेसर भी होंगे, आकाश ने हिम्मत से कहा। गिरधारी लाल जी कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तैयारी करो, जाना चाहिए। बाहर निकलोगे तभी दुनियादारी सीखोगे। पर हां, रिया को भी ले जाना। सब चौंक गए। रिया को? हां, गिरधारी लाल जी ने कहा। वह डिजाइनिंग का काम देखती है, तुम हिसाब किताब का। दोनों भाई बहन साथ जाओगे, एक दूसरे का सहारा भी रहोगे और कुछ नया सीख कर ही आओगे। रिया और आकाश की खुशी का ठिकाना न रहा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपने ससुर को देखा। वह समझ गई थी। गिरधारी लाल जी बदले नहीं थे, वह बस वक्त के साथ ढल गए थे। वह आज भी परिवार की इज्जत और संस्कारों की परवाह करते थे, लेकिन अब वह समझ गए थे कि बच्चों को बांधकर नहीं, बल्कि उन्हें सही गलत की समझ देकर और उन पर भरोसा करके ही संस्कारों को जिंदा रखा जा सकता है। उस शाम जब चमेली की खुशबू आंगन में फैल रही थी, अंजलि ने शारदा को झूले पर बैठने का इशारा किया। दोनों देवरानी जेठानी झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलने लगीं। गिरधारी लाल जी अपने पोते पोती को कंपटीशन के लिए टिप्स दे रहे थे। मोहन और रोहन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंजलि ने महसूस किया कि इस घर की परिवार की नींव कभी कमजोर थी ही नहीं। वह बस पुराने ख्यालों और खामोशी की धूल में दब गई थी। उसे तोड़कर नया बनाने की जरूरत नहीं थी, बस प्यार, आपसी समझ और थोड़ी हिम्मत से उस धूल को साफ करने की जरूरत थी। आज वह घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि एक सच्चा, खुशहाल परिवार बन चुका था। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि की यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, पौराणिक काल की बात है। एक बार आर्षियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, वह कौन सा व्रत या कथा है जिससे मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी धुल जाते हैं। तब सूत जी ने मासिक शिवरात्रि की महिमा बताते हुए एक बहुत ही पावन कथा सुनाई। प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का अरणी था, लेकिन समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर में पूजा हो रही थी और कथा पढ़ी जा रही थी। बंदी बना शिकारी भूख प्यास से व्याकुल होकर अनजाने में ही सही, लेकिन शिव जी की कथा और मंत्रों को सुनता रहा। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और आण चुकाने की बात कही। शिकारी ने वादा किया कि वह अगले दिन सारा कर्ज चुका देगा, तो उसे छोड़ दिया गया। शिकार की खोज में वह जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई और घोर अंधेरा छा गया। वह घर वापस नहीं जा सकता था। वन में एक तालाब के किनारे बेलपत्र का एक पेड़ था। शिकारी अपनी सुरक्षा के लिए उसी पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे सूखे पत्तों से ढका हुआ एक शिवलिंग स्थापित था, जिसके बारे में शिकारी को पता नहीं था। पेड़ पर चढ़ते समय और बैठने के लिए जगह बनाते समय अनजाने में ही कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी भूखा प्यासा था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया। इस तरह अनजाने में ही सही, लेकिन प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ देर बाद वहां एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई।
शिकारी ने जैसे ही तीर तानकर उसे मारना चाहा, तो उसके हाथ के धक्के से कुछ और बेलपत्र और उसकी पानी की कुप्पी से कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गईं। यह दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने शिकारी को देखा और बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं, मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मुझे अभी जाने दो, मैं बच्चे को जन्म देकर और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी वहां आई। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। फिर से बेल पत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। यह तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। वह हिरणी भी अपनी बहन की खोज में थी। उसने भी शिकारी से वचन लिया और वादा किया कि वह मिलकर वापस आएगी। शिकारी का कठोर दिल पिघलने लगा था। उसने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी प्रहर चल रहा था। तभी वहां एक मृग अपने परिवार को ढूंढते हुए आया। शिकारी ने उसे देखकर फिर से धनुष ताना। फिर वही हुआ। बेलपत्र और जल शिव पर गिरे और चौथे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। मृग ने कहा, अगर तुमने उन हिरनियों को मारा है तो मुझे भी मार दो, ताकि मेरा दुख खत्म हो। और अगर उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ समय दे दो, मैं उनसे मिलकर वापस आऊंगा। शिकारी को रात भर की घटनाओं ने हैरान कर दिया था। उसका हिंसक हृदय अब कोमल हो गया था। सुबह होते ही वो पूरा हिरण परिवार अपने वचन के अनुसार शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। जानवरों की ऐसी सत्यता और प्रेम देखकर शिकारी को अपने पापों पर बहुत पछतावा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना धनुष तोड़ दिया और जीव हत्या न करने की कसम खाई। उसी समय शिकारी के इस त्याग और अनजाने में की गई रात्रि जागरण और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे व्याध, मैं तुम्हारे इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तुमने अनजाने में ही सही, पर मेरी परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत और पूजन किया है। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। कहते हैं कि मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिव गणों ने उन्हें लौटा दिया और वह शिकारी शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, यह है महिमा मासिक शिवरात्रि की। जब एक शिकारी जिसने जीवन भर पाप किए अनजाने में की गई पूजा से तर सकता है, तो हम और आप तो श्रद्धा से महादेव को भजते हैं। भोले शंकर हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे? तो भक्तों, यह थी मासिक शिवरात्रि की वो परम कल्याणकारी कथा जो सीधे महादेव के चरणों तक ले जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आपके मन को एक असीम शांति मिली होगी। कहते हैं कि कथा समाप्त होने के बाद भगवान का नाम लेने से उस कथा का फल कई गुना बढ़ जाता है। मेरी महादेव से बस यही प्रार्थना है कि जिस भी भक्त ने आज सच्चे मन से इस कथा को सुना है, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर दें। आपके घर में जो भी क्लेश या परेशानियां हैं, वो सदा के लिए दूर हो जाएं और आपके परिवार पर सदा शिव शक्ति की कृपा बनी रहे। मित्रों, धर्म का प्रचार करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें, के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी दुखी इंसान को यह कथा सुनने को मिल जाए और उसका जीवन बदल जाए। अगर आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। ऐसी ही और दिव्य कथाओं और सनातन धर्म की जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास वाली घंटी को जरूर दबाएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई धार्मिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।